मार्केट हो चुका है लिटरली क्रैश। अगर आपने कल सुबह वाला वीडियो देखा होगा मेरा, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि इस हफ्ते में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स इस हफ्ते में आने वाले हैं। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, इस कारण से वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। अब इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी स्टार्टिंग मतलब मंडे से ही रह जाएगी, ये उम्मीद मुझे भी नहीं थी कि इतनी तगड़ी गिरावट होगी। लेकिन वॉलेटाइल मार्केट रहेगा, इसको लेकर हमने बात की थी और पॉइंट्स के बारे में भी बात की थी कि क्यों रहने वाली। अभी अगर हम बात करें गिरावट की, तो निफ्टी 100 के अंदर 1.22% का गिरावट, मतलब पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी गिरावट है एक दिन के अंदर में लार्ज कैप इंडेक्स के अंदर में। इसके अलावा निफ्टी 500 1.5% टूटा हुआ, जो कि बड़ी बात है। फ्लेक्सी कैप का ये इंडेक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास निफ्टी मिड कैप 150 1.93, मतलब 2% टूटा हुआ है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। निफ्टी स्मॉल कैप 250 2.38% डाउन है। इसके अलावा निफ्टी का जो मल्टी कैप इंडेक्स है वो 1.7% डाउन है। लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स 1.6% डाउन है एंड टोटल मार्केट इंडेक्स 1.5% डाउन है एंड माइक्रो कैप इंडेक्स 2.5% तक यहाँ पे ब्रेक कर गया है। तो पीछे रिसेंट कुछ समय की ये सबसे बड़ी गिरावट खासकर लार्ज कैप साइड में हुई है। अभी तक क्या हो रहा था, जो गिरावट थी वो स्मॉल कैप के अंदर, स्मॉल माइक्रो थोड़ी बहुत मिड के अंदर सिमटी हुई थी, लेकिन आज लार्ज कैप भी चपेटे में आ गया है और फुल ब्रॉडर मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट हो गई है। सेक्टर वाइज बात करते हैं तो निफ्टी ऑटो 1.5% टूटा हुआ है, फाइनेंशियल सर्विसेज 1% से ज्यादा डाउन है, एफएमसीजी 1.4% डाउन है, आईटी सबसे कम गिरा है आज। यहाँ पे चौंकने वाली बात है थोड़ी सी, क्योंकि आईटी गिरावट में सबसे आगे रहता था, आजकल 0.7% ही गिरा है। इसके अलावा मीडिया 2.5%, निफ्टी मेटल 2%, निफ्टी फार्मा भी ऑलमोस्ट 1.4%, पीएसयू बैंक 3.2% गिरे हैं। भयंकर, पिछले कुछ टाइम से पीएसयू बैंक चल रहे थे, आज पीएसयू बैंक भयंकर टूट गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट बैंक भी 1% से ज्यादा, रियलिटी ऑलमोस्ट 3.7% का फॉल रियलिटी सेक्टर में आया है। तो पीएसयू बैंक एंड रियलिटी सेक्टर लीड कर रहे हैं इस गिरावट को। इसके अलावा 1.5% हेल्थ केयर में, कंज्यूमर में भी 1.6%, 1% ऑयल एंड गैस, 2% मिड स्मॉल हेल्थ केयर। तो सेक्टर वाइज भी देखें तो भयंकर गिरावट हुई है। 2% से ज्यादा मीडिया गिरा है, 3% से ज्यादा रियलिटी और पीएसयू बैंक, रियलिटी मतलब रियल एस्टेट सेक्टर। बाकी सब जगह पे 1% प्लस की गिरावट देखने को मिली है। काफी सारे पॉइंट्स के बारे में हमने बात की कि क्यों इस तरीके की वॉलेटिलिटी इस हफ्ते में रह सकती है। यहाँ पे फेड की मीटिंग कल से स्टार्ट होने वाली है, तो उसके कारण भी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। इसके अलावा सीपीआई डेटा भी इसी हफ्ते में आने वाला है, उसके कारण वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है। इन सब चीजों के बारे में हमने बात की थी वीडियो के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर, अगर नहीं देखा है तो देख लो, सारे पॉइंट से बात की थी। एक जो पॉइंट और बिगड़ता हुआ आज दिख रहा है, वो दिख रहा है रुपया के अंदर में और ज्यादा वीकनेस, और खासकर डॉलर वीक हो रहा है, उसके साथ रुपया और ज्यादा वीक हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग के लिए। डेफिनेटली आज भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा सेलिंग की होगी। ये तो सब डेटा मैं बता रहा हूँ, जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब, अभी आई थिंक 2:30 या 3 बज रहे होंगे, क्लोजिंग अभी मार्केट में बाकी है। अभी यहाँ पे जैसे प्रेजेंट टाइम पे डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं, तो वो 99 को भी क्रॉस करके टूट के नीचे आ चुका है, 98.94 के पास है डॉलर इंडेक्स। और जो यूएसडी आईएनआर है वो 90 प्लस चला गया है, 90.15 के पास है। 90 रुपया 15 पैसा पर डॉलर, ये 16-15 16-15 17 ऐसे हो रहा है। तो डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले में, जो यूरोप की करेंसी और एशिया की करेंसी मिलाकर डॉलर इंडेक्स बना हुआ है, उसकी जो वैल्यू है डॉलर के अगेंस्ट में, वो गिर रही है। मतलब डॉलर गिर रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है। बाकी करेंसी लाइक जापानीज येन हो गया, या स्विट्जरलैंड की करेंसी हो गई, या यूरो की ही बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन करेंसी हो गई, इन सब के मुकाबले में डॉलर कमजोर हो रहा है। ये सब करेंसी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट में स्ट्रांग हो रही है, और इस कमजोर हो रहे डॉलर के अगेंस्ट में रुपया और कमजोर हो रहा है। तो मतलब रुपया जो है वो बाकी करेंसी, सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट में नहीं, बाकी करेंसीज के अगेंस्ट में भी वीक हो रहा है। और ये एफआईआईज के लिए बड़ा ट्रिगर पॉइंट क्यों बन रहा है पता है? क्योंकि जापानीज इन्वेस्टर हो तो अब यूरोप से इन्वेस्टमेंट आ रहा हो हमारे यहाँ, तो यूएस से आ रहा हो इन्वेस्टमेंट, तो
मतलब अलग अलग कंट्री से इन्वेस्टमेंट आती है भारत के अंदर में, एफआईआईज आते हैं। तो जब वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी हमारी कंट्री की होगी तो उस टाइम पीरियड में हमारे फॉरेन इनफ्लोज पे भी तो जोर आएगा। अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं भारत के अंदर में रिटर्न बनाने के लिए या रिटर्न खराब करने के लिए। अब रिटर्न बनेगा और वो रिटर्न खराब हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि करेंसी डीवैल्यू हो जा रही है। तो करेंसी डिवैल्यूएशन अभी हमारे फॉरेन इनफ्लोज के लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन। मतलब बाकी जो पॉइंट्स थे तो थे, इधर कुछ टाइम से इतनी शार्प डिक्लाइन करेंसी के अंदर आना, डिवैल्यू होना, ये एफआईआईज का एग्जिट इंडिया पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है, ट्रिगर पॉइंट बन रहा है, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स का रिटर्न खराब हो रहा है इसके कारण। मतलब एक तो डॉलर वीक हो रहा है, रुपया और ज्यादा उसके अगेंस्ट पे वीक हो रहा है। तो ऐसे में बाहरी दूसरे देश के जो निवेशक हैं, जिन्होंने मान लो जापानीज येन को डॉलर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको रुपीज में कन्वर्ट करके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया, या यूरो को डॉलर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको रुपये में कन्वर्ट करके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया, तो उनको तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मतलब 10% अगर एक्चुअल रिटर्न या 15% बन रहा है तो उनको 5-7% ही मिल रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली चीज हो गई। उसके बाद से टैक्स वैक्स देना जो पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है। तो ये एक दिक्कत वाली, बड़ी परेशानी वाली चीज हो गई है कि रुपया भयंकर तरीके से टूट रहा है। इसके अलावा बाकी कोई पॉइंट यहाँ पे बड़ा है नहीं, जो सारी चीजें चल रही हैं वही चल रही है। अब इतना एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था रेपो रेट का कट होना। मैंने फ्राइडे को ही बोला था कि मीडिया में, न्यूज में हल्ला है कि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बूस्ट हुआ है, लेकिन कुछ सेंटीमेंट बूस्ट नहीं हुआ है। जिस दिन रेट कट हुआ था उस दिन भी सिर्फ लार्ज कैप बढ़ा था, बाकी सब टूटे थे। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के कारण लार्ज कैप बढ़ा था। तो एक्चुअली में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट की बात हो रही है वो मार्केट के अंदर में अभी नहीं आया है। क्या हमें मार्केट छोड़ के भाग जाना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए? नहीं, एग्जिट करना भागना नहीं है। जो हमारी इकोनॉमी है वो सही चल रही है। ये सेंटिमेंट नहीं बन पा रहा है, सेंटिमेंट नहीं बूस्ट हो पा रहा है, क्योंकि हर तरफ से निगेटिव न्यूज आ गई है अभी के टाइम पे। डील को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं ही आ रही है। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जो पीस प्लान ट्रम्प का था वो फेल हो ही गया। रुपया लगातार डीवैल्यू होता ही जा रहा है। एफआईआईज की भयंकर सेलिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि चलो खरीदना, कम से कम बेचना बंद कर दे तो हमारा मार्केट ऊपर चला जाए, और वो नहीं हो रही है। तो अचानक से बहुत ज्यादा बैड न्यूज़ेस आ गई हैं, और ऊपर से जापानीज येन का जो अनवाइंडिंग है कैरी ट्रेड का, वो तो धीरे धीरे करके हो ही रहा है। तो ये अचानक से बहुत सारी बुरी न्यूज आ जाने के कारण मार्केट के अंदर में सेंटिमेंट खराब हो गया है। कितने दिनों तक खराब रहेगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रेपो रेट का कट होना एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट था। अब जैसे 11 तारीख को अमेरिका के अंदर अगर रेट कट होगा तो वो भी पॉजिटिव पॉइंट होगा, नहीं सिर्फ अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए भी वो पॉजिटिव पॉइंट होगा। लेकिन अब इंडिया तो सारे पॉजिटिव को एब्जॉर्ब करके तगड़ी रैली नहीं कर पा रहा है ब्रॉडर मार्केट में। तो देखते हैं कब तक हमें ये झेलना पड़ रहा है। लेकिन देखो, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है कि फंडामेंटली सिचुएशन इतना गड़बड़ हो गया है कि हमको सारा इन्वेस्टमेंट बेच देना चाहिए। नहीं, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग आज भी बेचेंगे। लेकिन मैं बना हूं अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, या मैं कहूंगा कि आप लोग देखिए, सिर्फ सेंटिमेंट पे ध्यान नहीं दीजिए। मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, तो आप ध्यान दीजिए कि मार्केट के पीछे का फंडामेंटल कैसा है। ठीक है, वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है। जो परेशानियां थी इकोनॉमी के अंदर में, सरकार ने, आरबीआई ने, सेबी ने मिलकर उसको दूर किया है धीरे धीरे। अब रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है काफी तेजी से। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आरबीआई भी या गवर्नमेंट भी इसके पीछे कुछ काम कर रही होगी, कैसे क्या इसको ठीक किया जाए। तो बस इसको ठीक करने की जरूरत है, जो अभी मेन मेजर कंसर्न हमारे सामने दिख रहा है एफआईआईज के एग्जिट का। बाकी आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्या सोचते हो आप इसके बारे में।